जैसे उसी दुनिया में खो गया था। वो उस दिन की बात कर रहा था जब यश राका से सोने की खदानों के बारे में पूछताछ कर रहा था। राका ने जब यश को आया देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ सर आप यहाँ पर? यश सख्ती से जांच करते हुए बोले, क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? वैसे रोज कितना सोना निकलता है यहाँ से? राका ने घबराकर बहाना बनाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं सर? यश गुस्से में उसे धमकाते हुए बोला, जो पूछा है उसका जवाब दो, ज्यादा चोंच न लड़ाओ। राका ने डरते हुए कहा, 100 किलो सर। यश शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर तंज कसते हुए बोला, तो 100 किलो कहाँ जाता है? क्योंकि यहाँ पर तो हमें किसी भी तरह का कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। राका यश को सलाह देते हुए बोला, सर आपको जो भी पूछना है वो वेद सर से पूछ लीजिए। यश ने चिढ़ते हुए व्यंग से कहा, क्यों, तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या? यह सुनकर राका धमकी देते हुए बोला, ज्यादा गुस्सा न करें सर, नहीं तो जान से जाएंगे। आपके अच्छे के लिए आपको वार्न किया था, लेकिन आप नहीं माने और यहाँ पर आ गए। यश ने निडर होकर उसे चुनौती देते हुए कहा, तुम किससे बात कर रहे हो ये जानते हो? मेरा एक फोन जाते ही यहाँ पर जो गैर कानूनी काम हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। राका के कान में ईयरबड्स लगे हुए थे जिससे वेद सब कुछ सुन रहा था। तभी वेद ठंडे लहजे में आदेश देते हुए बोला, पकड़ लो इसे, बहुत जिंदगी जी ले इसने। राका ने वेद का इशारा पाते ही कहा, ओके बॉस। ये कहकर उसने अपने लोगों को इशारा किया जिससे यश को पकड़कर उसे ड्रग का इंजेक्शन लगा दिया गया। वो नशे में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। उसकी फोर्स को भी जेल में डालकर भट्टी खोदने का काम दे दिया गया। दूसरे दिन राका यश की फोर्स को धमकाकर वीडियो थमाते हुए बोला, अगर जिंदा जाना चाहते हो तो ये वीडियो लेकर जाओ। यश की फोर्स वीडियो लेकर कलेक्टर ऑफिस चली गई। उधर जेल में यश को चेयर से बांध कर रखा गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। राका ने यश के शरीर में पावरफुल ड्रग इंजेक्ट कर दिया था जिससे यश संभाल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था जो न सिर्फ उसे अंदर से खोखला कर रहा था बल्कि उसकी दिमागी हालत को भी नुकसान पहुंचा रहा था। जब यश की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो राका ने यश को देखकर तंज कसते हुए कहा, देख लिया हमसे भिड़ने का नतीजा। यश कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में धमकी देते हुए बोला, तुम नहीं जानते तुमने किस पर हाथ डाला है। अगर वो आ गया तो तुम्हारे आने वाला वंशज भी खत्म हो जाएगा। तभी वेद अंदर आते हुए बोला, किसके आने से? ऐसा कौन आने वाला है? यश सर उठाकर थूकते हुए बोला, गीदड़ है इसलिए तो छुपकर शिकार कर रहा है। जिस दिन असली शेर से तेरा पाला पड़ेगा उस दिन तेरा बनाया हुआ ये साम्राज्य चकनाचूर हो जाएगा। तेरा सर कटकर काली माता के चरणों में गिरेगा। अब यश की आंखें बंद होने लगी थी। तभी उसने कहा, मुझे माफ करना मधु, मेरा बेबी युवी, मुझे माफ कर देना। कहते कहते यश की सांसें थम गई। वेद ये देखकर भवें चढ़ाते हुए बोला, किसका नाम लिया इसने? राका ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, छोड़ो ना सर, अब कोई आपकी तरफ नजरें डालने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वेद कोट का बटन लगाकर यश की ओर हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोला, इसकी बॉडी को इसके घर वालों के पास भेज दो। ये कहकर वो अपने महल में चला गया। कांस्टेबल को ये कहानी सुनाते हुए आकाश ने गहरी सांस ली। तभी कांस्टेबल ने फिर पूछा, आगे क्या हुआ सर? यश की मौत के बाद उसकी फैमिली का क्या हुआ? आकाश एक बार फिर बोलने लगा, विधान ने अपने महल से लेकर खदान तक ऊंचा किला बना दिया था जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसके हर भाग पर सिपाही लगा दिए थे जिन्हें पहचान के लिए एक रिंग दी गई थी। अब विधान की तबीयत खराब होने लगी थी। वो वेद को राज्य देने की तैयारी करवा रहा था। तभी उसके छोटे बेटे देव ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को मुंबई से हायर कर लिया। इधर मुंबई में युवराज ने स्टडी छोड़कर 24 साल की उम्र में एक मोस्ट वांटेड माफिया को मारकर अपराध की दुनिया में पहला कदम रख दिया था जिससे वो बहुत फेमस हो गया था। युवराज सोननगर अपने साथी भैरव के साथ आया था जो उसका जिगरी दोस्त था। दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। दोनों को देव के साथी ने वो रिंग दी जिससे उन दोनों को किले में एंट्री मिल गई। युवराज को खुदाई वाले डिपार्टमेंट में रखा गया जहां पर अपने पापा के साथ मैं भी था। युवराज ज्यादा नहीं बोलता था
वो बस काम से रिलेटेड बात करता था। एक दिन हम सब अपना काम कर रहे थे, तभी गलती से एक मजदूर से कुल्हाड़ी के आगे वाला भाग निकलकर राका के हाथ में लग गया। ये देखकर वो मजदूर आदमी डर से कांपने लगा। दूर भीड़ में खड़ा युवराज, भैरव और मैं भी उसे देख रहे थे। तभी राका गुस्से में उस मजदूर पर कोड़े बरसाने लगा, जिससे युवराज की मुट्ठियां कसने लगी। राका के साथी अब चारों तरफ सबको देख रहे थे। उनकी निगाहें युवराज पर जाती कि तभी ऋषभ युवराज के सामने आ गया और उससे वार्निंग देते हुए सख्ती से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जिंदा रहना है तो यहाँ के नियम फॉलो करो। ऋषभ उस वक्त युवराज की उम्र का था, जबकि मैं उस वक्त 18 साल का था। युवराज ने किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। मार खाने के बाद उस मजदूर से चला नहीं जा रहा था। तभी राका जीभ मोड़कर इशारा करते हुए बोला, सब जाकर अपना काम करो, नहीं तो। रात तक वो बेसहारा मजदूर वहीं बेहोश पड़ा रहा। तभी युवराज चोरी से पानी लेकर उसके पास आया। ऋषभ और युवराज की अब दोस्ती हो गई थी, जो भैरव को पसंद नहीं आ रही थी। युवराज ने उस आदमी को उठाकर पानी पिलाया और उसकी झोपड़ी में ले गए। ये सुनकर कांस्टेबल ने हैरान होकर आकाश से कहा, सर, ये बात आपने किसी को क्यों नहीं बताई? आकाश गंभीर होकर बोला, क्योंकि इन सबसे सरकार भी मिली हुई है। कांस्टेबल ने उत्सुक होकर पूछा, सर, फिर आगे क्या हुआ? तभी आकाश ने घड़ी पर टाइम देखकर थकी हुई आवाज में कहा, रात काफी ज्यादा हो गई है, अब तुम घर जाओ। कांस्टेबल निराश होकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, कल आप सुनाएंगे ना सर? आकाश ने हल्का मुस्कुराते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, ये कहानी अपने हाथों को फोल्ड करके गेट पर खड़ा उसे न जाने क्या जादू कर दिया है आपने। अब एक पल भी आपके बगैर तभी गेट पर किसी ने नॉक किया तो युवराज बोला, कमिंग। असिस्टेंट ने अंदर आकर कहा,
गुड मॉर्निंग सर। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो आपसे मिलने आए हैं। आगे असिस्टेंट ने जो कहा उसे सुनकर युवराज चौंक पड़ा। कौन आया था उससे इतनी सुबह मिलने? कैसे विधान के राज को खत्म कर युवराज बना था किंग? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।